कितने क्वेश्चन के लास्ट टाइम कैसे अच्छा देखिए टॉपिक चल रहा था ट्रिग्नोमेट्री। बच्चे ऑनलाइन आवाज आ रही है? दाक्षी, दिव्या? यस सर। कामिया, आशना, अश्विका? यस सर आ रही है। तो देखिए चैप्टर में चल रहा था ट्रिग्नोमेट्री, है ना, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। इसके पहले आपने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा हुआ है ना, बेसिक इंट्रोडक्शन ट्रिग्नोमेट्री। अच्छा एक बात बताओ सर, ट्रिग्नोमेट्री जो है बेसिकली वो ट्राइंगल में क्या करता है, बेसिकली किसको किससे लिंक करता है, हमें क्या रिलेशन पाता है? मतलब अगर आपके पास किसी ट्राइंगल में, कौन से ट्राइंगल में, राइट ट्राइंगल में एंगल और साइड में रिलेशन दिया करता है। अगर आपको एंगल पता होगा, जो आपने वैल्यूज पढ़ी है साइन की, कॉस पढ़ी, उनसे साइड से हेल्प होता है ना। और अभी हम पढ़ रहे हैं उसकी एप्लीकेशन, है ना, जैसे टावर की, ट्री की एग्जाम्पल के पढ़ रहे हैं। तो देखिए लास्ट टाइम क्वेश्चन नंबर आपने किया था 8 तक, है ना, लास्ट क्वेश्चन नंबर 8 तक किया था, हाँ स्टेचू वाले क्वेश्चन तक किया था। देखिए जरा क्वेश्चन नंबर 9 को पढ़िए, उसकी डायग्राम बनिए। ये क्वेश्चन नंबर 9 है आपके पास। क्वेश्चन नंबर 9, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ बिल्डिंग, मतलब बिल्डिंग पहले आ गई, ये ग्राउंड आ गया, ये आगे से बिल्डिंग, एलिवेशन यही कहीं से बनेगा। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ ए टॉवर, मतलब यहाँ पे बिल्डिंग भी है और टॉवर भी है, यहाँ पे बिल्डिंग भी और टॉवर भी है। अब बोलता है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टॉवर, टॉवर के फुट से निकलता है। मतलब अगर आप इस पॉइंट से यहाँ पे एंगल ऑफ एलिवेशन बनाते हो, तो ये जो पॉइंट है, दिस पॉइंट इज द फुट ऑफ टॉवर, मतलब यहाँ से टॉवर भी आएगा, यहाँ से टॉवर भी निकलेगा। अब मुझे टॉवर की हाइट का कुछ नहीं पता, ठीक है, इसकी हाइट इतनी होगी, ठीक है। एंड दिस एंगल ऑफ एलिवेशन इज 30 डिग्री, ये एंगल ऑफ एलिवेशन दिया हुआ 30 डिग्री। एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ टॉवर, टॉवर के टॉप पे एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग, बिल्डिंग के फुट, है ना, मतलब कि ये आपके यहाँ पे इस तरीके से, यानी कि ये थी बिल्डिंग, ये था टॉवर, है ना। So the angle of elevation of the top of the tower from the foot of the building is 60 degree. ये 60 डिग्री कौन सा क्वेश्चन कर रहे हैं? ये है बच्चे क्वेश्चन नंबर 9। अब बोला गया इफ द टॉवर 50 मीटर है, टॉवर की हाइट जो 50 मीटर, ये रहा टॉवर, टॉवर की हाइट है 50 मीटर। तो बताइए बिल्डिंग हाइट कितनी है, ये हाइट निकाल, बिल्डिंग हाइट निकाल, ठीक है ना। तो डायग्राम जिस तरीके से स्टेटमेंट बोलिए उस तरीके से डायग्राम बनी है, ठीक है, अगर आपको दिख रहा हो स्क्रीन, ठीक है ना। सर एक बार तो आप वापस रिपीट कर दोगे? हाँ हाँ मैं रिपीट कर रहा हूँ, देखिए अब देखिए आपको डायग्राम बनी है, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ। अब आपके दो ट्राइंगल्स हैं, एंगल्स हैं, करिए जरा अपने पे करिए कुछ, ठीक है, खुद करिए जरा, मुझे लगा मुझसे बात। क्वेश्चन था द एंगल ऑफ एलिवेशन टू द टॉप ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टॉवर, मतलब मेरे पास एक बिल्डिंग थी, हमारे कहते हैं हमारे पास एक बिल्डिंग थी लेटेली, ये आगे मेरे पास ये आगे ग्राउंड, ये ग्राउंड आ गया, यहाँ पे बिल्डिंग खड़ी। तो उसने बोला द एंगल ऑफ एलिवेशन टू द टॉप ऑफ द बिल्डिंग, बिल्डिंग के टॉप पे एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है फ्रॉम द फुट ऑफ द टॉवर इज 30 डिग्री। तो मतलब जिस भी पॉइंट से ये एंगल ऑफ एलिवेशन क्रिएट हो रहा है, ये 30 डिग्री का, दिस पॉइंट इज द फुट ऑफ टॉवर, तो यहाँ से टॉवर भी है, तो यहाँ पे टॉवर भी खड़ा है, तो दिस इज द फुट ऑफ टॉवर। एंड देन ही सेज द एंगल ऑफ एलिवेशन टू द टॉप ऑफ टॉवर फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग, क्योंकि ये बिल्डिंग थी हमारे पास, ये टॉवर। And now it says the angle of elevation to the top of the tower from the foot of the building is 60 degree. टॉवर के टॉप पे जो एंगल बन रहा है from the foot of the building is 60 degree.
एंड इफ द टॉवर इज 50 मीटर हाइट, टॉवर की इसने हाइट दे दी है 50 मीटर, तो कहता है कैलकुलेट द हाइट ऑफ बिल्डिंग, इस बिल्डिंग की हाइट कैलकुलेट करो, जिसको मैंने लेट इट बी एच मार्क कर दी, मुझे बिल्डिंग की हाइट बोला। समझ आया डायग्राम? यस सर। ठीक है, बस अब डायग्राम बन गया। अब इसके बाद आपने बस ऐसे दो ट्रायंगल्स पकड़ने हैं जिसमें 30 डिग्री और 60 डिग्री पूरा पूरा एंगल आता है। तो सबसे पहले तो मैं इसकी नेमिंग कर देता हूँ। नेमिंग कर दीजिए ए बी सी डी। तो एक ट्रायंगल ले लीजिए एसीबी, ठीक है ना, क्योंकि ये कंप्लीट एंगल तो हमारे पास 90 होगा, क्योंकि टॉवर भी ग्राउंड के 90 डिग्री होगा और बिल्डिंग भी बिल्डिंग भी ग्राउंड के 90 डिग्री होगा। ठीक है, करिए क्या बस हो गया। वैल्यूज देखनी पड़ रही है। तो देखिए पहले मैंने ट्रायंगल यूज कर लिया, कोई भी ट्रायंगल, इन ट्रायंगल ACB, इन ट्रायंगल ACB सर पहले हमें डीबीसी लेना पड़ेगा ना? हाँ, आप डीबीसी इसलिए बोल रहे हो क्योंकि यहाँ पे सेंटीमीटर दिया हुआ है ना। आप ये भी ले सकते हो, ये भी ले सकते हो। अगर मैं ये लूंगा ना, बस मेरा दोनों साइड वेरिएबल में चाहिए, है ना, या इट्स बेटर कि अगर मैं पहले ये लूंगा क्योंकि मेरे पास 50 मीटर दिए तो मेरे पास ये निकल जाए, बिल्कुल पहले वो पकड़ लेते हैं। सर हमारे पास अगर मैं ट्रायंगल पकड़ूंगा DCB, इसको पकड़ने से एक फायदा होगा कि BC एक रियल वैल्यू है। अगर हम ये पकड़ेंगे तो उस समय दोनों वेरिएबल में जाएंगे, फिर पुट करना पड़ेगा, थोड़ा सा लेंथ पड़ जाएगा, कोई बात नहीं। इन ट्रायंगल DCB जो है हमारे पास, अब आप देखोगे तो 50 मीटर है, तो यहाँ से मैं BC ही निकालूंगा क्योंकि ये BC जो है ये एज अ साइड इस ट्रायंगल में भी आ रही है, जो मैंने दूसरे ट्रायंगल में कन्वर्टेड है। तो सर इन ट्रायंगल DCB ये 50 मीटर है एंड 50 मीटर ही परपेंडिकुलर 60 के ऑपोजिट साइड आ रही है ना। तो मैं यूज करूंगा tan। सर DCB में tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, थीटा दिया है हमारे पास 60 डिग्री, ठीक है ना। हाँ, इस ट्रायंगल हमारे पास 60 है, तो परपेंडिकुलर हमारे पास 50 मीटर और बेस हमारे पास थी BC, बेस मतलब BC। तो tan 60 की वैल्यू, tan 60 की वैल्यू √3। क्या tan 60 होता है? ठीक है, tan 60 आ गया √3 इज इक्वल टू 50 अपॉन BC। तो मैं यहाँ से BC को यहाँ पे ले जाता हूँ, √3 को यहाँ पे ले जाता हूँ, है ना। BC की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी, देखो यहाँ से BC की वैल्यू आ जाएगी 50 अपॉन √3। अब यहाँ से मैं रैशनलाइज भी कर सकता हूँ उसको, लेकिन मैं रैशनल लास्ट में करूंगा, रूट का आंसर मेरा फाइनल है। अब ये BC जो आ गई, ये बेस आ गई मेरे पास, BC बेस आ गई। अब मैं ट्रायंगल लूंगा ACB, ठीक है ना। तो अब दूसरा वाला ट्रायंगल पकड़ते हैं, इन ट्रायंगल ACB, ये जो ट्रायंगल है अब यहाँ पे एंगल है 30 डिग्री, तो अब लोग tan 30 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर मतलब हमारे पास है AB और बेस हमारे पास BC। तो tan 30 1/√3 इज इक्वल टू AB हमारे पास है H और BC जो आपने अभी निकाला है 60/√3, तो ये 50/√3। अब जब भी इक्वालिटी होता है तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। सर ये यहाँ मल्टीप्लाई, ये यहाँ मल्टीप्लाई, तो 50√3 जब 1 से मल्टीप्लाई होगा ये बन जाएगा 50/√3 और यहाँ पे √3 इंटू H बन जाएगा, ठीक है ना। अब मुझे तो सिर्फ H की वैल्यू चाहिए, तो मैं √3 को व्हाट बाय यहाँ मल्टीप्लाई करता हूँ, H की वैल्यू आ जाएगी 50 अपॉन √3 इंटू √3, है ना, √3 इंटू √3। सर हाइट होगी इसकी बेसिकली 50/3 मतलब 16.5 मीटर, 16 इंटू 3 48 16 पॉइंट समथिंग हाइट आ जाएगी आपके पास। मतलब कि ये डायग्राम बेसिकली अगर होती तो ये डायग्राम आपकी अगर ओरिजिनल बननी चाहिए ना, ऐसे बननी चाहिए डायग्राम। अब डायग्राम बननी चाहिए ये डायग्राम बननी, क्योंकि अगर ये 50 मीटर है तो ये डायग्राम ऐसे तो हो नहीं सकती ना, है ना, क्योंकि हाइट तो छोटी है ना। 50 मीटर है, ये इसका 50 का एक तिहाई हिस्सा है, 1/3 है ना, तो मतलब 50 का आधा हिस्सा हो गया, देखिए इससे थोड़ा सा मतलब यहाँ तक जाएगा और नीचे जाएगी, लेकिन चलो
लेकिन आपको तो ये आंसर निकालने के बाद पता चलेगा ना, पहले तो ना पता लग सकता, लेकिन आप ऐसे ही बनाओ, ठीक है। बट द थिंग जब भी आप डायग्राम बनाते हो ना, आप उसकी हाइट में थोड़ा सा वेरिएशन रखना है ना, एक थोड़ी छोटी फिर बड़ी रखना थोड़ी छोटी। तो इसकी हाइट है 50/3, ठीक है। तो हमने इसमें सिंपल क्या किया, संडे का ये बच्चे क्या बोल रहे हो? सर जो संडे का टेस्ट है उसमें हमारे एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री और क्या आ रहा है? बताते हैं। उसमें आपको एप्लीकेशन, देखिए बच्चे, जो आपका संडे को टेस्ट है ना ऑफलाइन, उसमें आपके पास टोटल 50 क्वेश्चन आएंगे। उसमें 50 क्वेश्चन होते हैं, 50 क्वेश्चन, उसमें 40 क्वेश्चन में डाले हैं एप्लीकेशन की, बाकी 10 क्वेश्चन में डाले क्वाड्रेटिक, है ना। मुझे पता है कुछ बच्चों ने पढ़ी, क्वेश्चन नहीं पढ़ी है, लेकिन एप्लीकेशन तो पढ़ लिया ना, अब एप्लीकेशन करना। क्वाड्रेटिक में जैसे क्वाड्रेटिक पता है किस टाइप की डाली है, जैसे 9th में मिडल स्प्लिटिंग पढ़ी होगी ना, उस लेवल मिडल स्प्लिटिंग लेवल की दैट। क्योंकि 50 क्वेश्चन नहीं बन रहे थे एक चैप्टर में, काफी डिफिकल्ट हो रहा था, तो 40 मैंने बना लिए, वो ठीक है, यानी कि आपको सॉल्व करना पड़ेगा, हो जाए, ठीक है। कुछ क्वेश्चनों में भी थोड़े हल्के से परेशानी एक्सक्यूज मी सर, हाँ जी बोलो जी। सर वो 40 खाली एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री या इंट्रोडक्शन भी है? इंट्रोडक्शन के लिए मुश्किल से 5-7 क्वेश्चन होंगे, बाकी मैक्सिमम आपके 35 प्लस वही है एप्लीकेशन। सर जो क्वाड्रेटिक की इंट्रोडक्शन में सिर्फ वही क्वेश्चन डाले जिनका इसमें यूज है, जैसे वैल्यू, जैसे एंगल्स वाले यूज क्वेश्चन, किया ना, एंगल। प्रूफ वाले नहीं, प्रूफ वाले तो आएंगे नहीं आपको, प्रूफ वाले नहीं, एंगल से। कॉम्प्लीमेंट्री तो आपको है ही नहीं है, वो तो एलिमेंट हो गया ना, कॉम्प्लीमेंट्री तो एलिमेंट हो गया, जो उसके पहले एंगल्स वाला पोर्शन है ना वो डाला, ठीक है, ताकि एंगल्स याद हो। आइडेंटिटीज टाइम क्या, टाइम हाँ 3 घंटे होते हैं, 11 से 2 3 घंटे होते हैं, टाइम नहीं, इसमें आपको टाइम लगेगा, क्योंकि पूरा ही एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री है, तो सब सॉल्व करना पड़ेगा आपको, थोड़ा समय लगेगा। एक्सक्यूज मी सर, बोलो जी। सर टेस्ट सब्जेक्टिव होएगा या ऑब्जेक्टिव? मतलब कि देखो ज्यादातर क्वेश्चन जो है वो मैंने डाले थे एमसीक्यू फॉर्म में, लेकिन हल्के से सॉल्व तो करने पड़ेंगे। किसी में एक एंगल है, किसी में 2 एंगल है, तो मतलब मैक्सिमम ऑब्जेक्टिव रहेगा, बीच में कुछ क्वेश्चन सब्जेक्टिव जो है तो सॉल्व करने पड़ेंगे। अब सारे जस्ट ऑन द बेसिस हिट एंड ट्रायल नहीं करते, सर जो क्वाड्रेटिक के प्रॉब्लम्स होंगे उनमें ऐसा तो नहीं होगा ना कि हमें फॉर्मूला यूज करना होगा d = b² - 4ac देखो जैसे क्योंकि 40 क्वेश्चन मैंने इसके डाले हैं, पीछे 10 क्वेश्चन जो इस चैप्टर से निकल ही रहे थे, वो 40 क्वेश्चन निकले, फिर पीछे बचे 10, क्वेश्चन, इसमें से 3-4 आई थिंक 5 क्वेश्चन मिडल स्प्लिटिंग है, पीछे जो थोड़े से क्वेश्चन 3-4 हो सकते हैं, वो हो सकता है शायद इसी के डिस्क्रिमिनेंट बेसिस, ठीक है। कुछ ने पढ़ा, किसी ने जो नहीं पढ़ा कोई बात नहीं, आप फिर जो नहीं मैंने नहीं पढ़ा, यहाँ तो कुछ बच्चों ने पढ़ा, वो लास्ट में कुछ बच्चों ने पढ़ा था, तो मैंने जस्ट क्योंकि मेरे को पता था कि 9th में आप मिडल स्प्लिटिंग पढ़ के आए हो ना, है ना, वो 9th में था, वो मिडल स्प्लिटिंग है ना, पॉलिनोमियल्स को ना करते थे, तो कुछ मिडल स्प्लिटिंग है और कुछ आई थिंक 2-3 क्वेश्चन है शायद वो डिस्क्रिमिनेंट बेसिस है। हाँ वो चलो नहीं पढ़ा तो चलो कोई बात नहीं, पढ़ा देंगे, बट एप्लीकेशन कर लेना चाहिए। बच्चे ये समझ आया, रब कर दे इसको। बच्चे जिसको भी नहीं पता लगेगा बोल देना, क्योंकि नाम बहुत है यहाँ पे, जिसको भी नहीं आएगा अपने ने बोल देना सर नहीं आया, तो मैंने मिस किया था, ये कैसे आया, कुछ भी डाउट होगा पूछना। अच्छा बच्चे क्वेश्चन में टंगी डायग्राम बनाओ, करो डायग्राम। नहीं कहाँ बनी, देखिए क्वेश्चन नंबर 10 देखिए जरा, उसकी ध्यान से पढ़िए, उसके पहले डायग्राम बनाओ। कहता है 2 पोल्स ऑफ इक्वल हाइट, सबसे स्पेशली बोल दे इक्वल हाइट है, 2 पोल्स, तो मतलब अगर मैंने ये ग्राउंड ले ली है तो मैंने यहाँ से 2 पोल्स ड्रॉ कर लिए, तो डिस्टेंस में क्या, 2 पोल्स ऑफ इक्वल हाइट आर स्टैंडिंग ऑपोजिट टू ईच अदर ऑन आइदर साइड ऑफ रोड। देखो जैसे बाहर रोड है ना, जैसे रोड के तरफ, फिनिक्स रोड के तरफ जो थोड़ा सा फ्रूट वाला, तो मतलब ये रोड की बिड्थ आ गई, लेकिन रोड थोड़ी बिड्थ ज्यादा ले लेते हैं। अगर ये रोड आ गई है तो सर रोड के एक तरफ एक बिल्डिंग है, रोड के एक तरफ दूसरी बिल्डिंग है ना, दोनों इक्वल हाइट। 2 पोल्स, 2 पोल्स, 2 पोल्स ऑफ इक्वल हाइट, इक्वल हाइट मतलब इसकी हाइट भी h है, तो सर इसकी हाइट भी h होगी, है ना। 2 पोल्स ऑफ इक्वल हाइट,
आर स्टैंडिंग ऑपोजिट टू ईच अदर ऑन आइदर साइड ऑफ रोड, मतलब दिस इज द रोड है ना, ये रोड है विच इज 80 मीटर वाइड, तो मतलब इस रोड की विड्थ है 80 मीटर, इसकी विड्थ है 80 मीटर, ठीक है, ये आगे विड्थ उसकी 80 मीटर। फ्रॉम ए पॉइंट बिटवीन देम ऑन द रोड, फ्रॉम ए बिटवीन, कहीं बिटवीन, बीच, बिटवीन का मतलब मिडवे की बात, ठीक है ना, कहीं पे भी कहीं पे भी होता है, यहाँ पे थोड़ा यहाँ पे ले लो आप, फ्रॉम ए पॉइंट बिटवीन देम ऑन द रोड द एंगल्स ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ पोल्स आर 60 डिग्री एंड 30 डिग्री। यहाँ से जो पोल्स के एंगल बन रहा है वो है 60 डिग्री 30 डिग्री, तो अब दोनों, क्योंकि दोनों की हाइट तो बराबर है, आप कहीं भी 60 ले लो कहीं भी, हाँ मतलब क्योंकि रिस्पेक्ट मतलब कहीं भी ले लो क्योंकि दोनों की हाइट तो सेम ही है। तो सर अगर ये आपने ले लिया 60 डिग्री तो ये ले लिया 30 डिग्री, है ना, एक एंगल ले लिया 60 डिग्री, एक ले लिया 30 डिग्री। फाइंड द हाइट ऑफ पोल, आपको पोल्स की हाइट निकालनी है, एंड द डिस्टेंस ऑफ द पोल फ्रॉम द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द, एक तो आपको उसकी हाइट निकालनी है, एंड इस पोल की पॉइंट से डिस्टेंस कितना है, मिड नहीं है, इसने मिड नहीं बोला, फिर सॉल्व क्यों करेंगे हम कुछ, क्वेश्चन सॉल्व क्यों करेंगे, बिटवीन आ गए, मिड नहीं बोला, ठीक है। तो आप बोल सकते हो सर कहीं पे बीच में, तो आपको इस 80 को डिवाइड करना पड़ेगा कि सर अगर ये डिस्टेंस x है तो सर ये डिस्टेंस पूरा 80 था ना, पूरा था हमारे पास 80, तो सर अगर ये x होगा तो ये 80 माइनस x होगा, है ना, ऐसे डिवाइड कर दिया, अगर ये x होगा तो 80 माइनस x होगा, ठीक है। यहाँ पे इसको x इसको y भी डबल वेरिएबल भी ले सकते हैं, सिंगल वेरिएबल भी, लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल पढ़ा ना, तो सिंगल वेरिएबल में ले सकते हैं, डबल ले सकते हो, आपकी सर दोनों में निकल, ठीक है। तो अब आपके पास दो ट्रायंगल्स है और वेरिएबल भी दो है, h और x, है ना। तो अब आपको क्या करना है, दोनों ट्रायंगल्स में एक एक बार करके ट्रिग्नोमेट्री लगानी है ना, और tan ही लगाओ क्योंकि परपेंडिकुलर और बेस रिलेशन है ना। ये डायग्राम बन गई, आई होप डायग्राम समझे, अब करो जरा सॉल्व, दोनों ट्रायंगल्स लो। देखिए पहले मैं ट्रायंगल पढ़ सकता हूँ, इन ट्रायंगल नाम दे देते हैं ए बी सी डी, इस पॉइंट का नाम दे दिया पी, ठीक है, इस पॉइंट का नाम दे दिया है पी। क्या हो गया मुझे भी बताओ, मैं भी क्या हो, मुझे भी बताओ, मैं भी हंसता हूँ। देखिए 80, अब मैं ट्रायंगल लेता हूँ एक बार, मैंने ले लिया ट्रायंगल ए पी बी, अरे ट्रायंगल ये ले लिया ए पी, इन ट्रायंगल ए पी बी, ठीक है। तो सर परपेंडिकुलर वेरिएबल में है, बेस वेरिएबल में, तो कोई बात नहीं, tan लगाया मैंने यूज किया सर, tan 60 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बी, परपेंडिकुलर ए बी है और बी है हमारे पास बी सी, सर tan 60 इज √3, ए बी इज हाइट h और बी पी इज x, है ना। तो फिर इसका मतलब h की वैल्यू होगी √3x, हाइट की वैल्यू होगी √3x, मतलब h की वैल्यू x से, जो इसका मतलब है आपने उन दोनों वेरिएबल में रिलेशन बना दिया, है ना, वेरिएबल में रिलेशन आ गया। अब दूसरी इक्वेशन में भी रिलेशन आएगा, देखो जैसे यहाँ ये इक्वेशन है ना, दिस इज इक्वेशन, अब इस टाइम से इक्वेशन बनेगी, तो मेरे पास कितनी इक्वेशन बन गई, वेरिएबल्स कितने हैं, तो लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स बन गया ना, दो इक्वेशन दो, तो फिर आप एलिमिनेशन लगाओ, सब्स्टिट्यूशन लगाओ, जो मर्जी लगाओ, अपने पढ़ा चैप्टर है ना। तो सर ये ट्रायंगल निकालता हूँ, इन ट्रायंगल डी, सर ये तो वन वेरिएबल ही है। हाँ मतलब कि है तो सिंगल वेरिएबल है, द थिंग इज एक वेरिएबल x है और एक वेरिएबल x भी तक वेरिएबल ही है ना अभी के लिए। सर पर अगर दोनों साइड h की वैल्यूज आ रही है तो सर हम उन दोनों इक्वेशंस को इक्वल भी तो ले सकते हैं। हाँ, जब आपका यहाँ भी h आ जाएगा, यहाँ भी h आ जाएगा, तो आप उसको इक्वेट कर दो, है ना। लेकिन मैं इसमें जैसे ये तो आपने इक्वेट कर दिया, अगर कोई इसमें लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स लगा के चाहे सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन, मैं उससे भी सॉल्व कर, दोनों तरीके से कर सकते हैं, आइदर इक्वेट आइदर एलिमिनेशन सब्स्टिट्यूशन, दोनों। ओके सर। तो सर ट्रायंगल आ गया, जैसे डीपीसी, इसमें भी लगाया tan 30। हाँ जी पूछो, मैं तो पूछो क्या पूछा है, इसमें हाइट भी पूछी है और ये डिस्टेंस भी पूछी है। तो tan 30 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर AC अपॉन बेसिस EC, तो tan 30 इज 1/√3, 1/√3, AC इज, AC किधर गया, AC है DC है यार,
है ना, DC अपॉन BC, BC आ गया हमारे पास हाइट और PC हमारे पास है 80 माइनस। तो सर यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास बन जाएगा 80 माइनस x इज इक्वल टू h अंडर रूट 3। अब मैं यहाँ पे यूज करता हूँ सब्स्टिट्यूशन मेथड, है सब्स्टिट्यूशन बढ़ाना आपने कि यहाँ से h की वैल्यू कहाँ पुट कर देता हूँ, इधर कर सकता हूँ, है ना। तो सर यूजिंग क्वेश्चन 1 या क्वेश्चन 2 यहाँ पे एक और कर सकते हो, अगर यहाँ से h निकालता हूँ तो दोनों तरफ h इक्वेट हो जाएगा, है ना, बहुत ज्यादा इजी रहेगा। हाँ सब्स्टिट्यूट करता हूँ, तो यहाँ से सर h की वैल्यू निकाली मैंने 80 माइनस x अपॉन रूट 3, ठीक है। तो ये भी h की वैल्यू है, ये भी h की वैल्यू, तो दोनों में h क्या हो गया, इक्वेट हो गया। तो इक्वेटिंग क्वेश्चन 1 एंड सेकंड, तो दोनों इक्वेशन मैं कर दूंगा इक्वेट। दोस्तों इक्वेटिंग फर्स्ट एंड सेकंड, अगर दो इक्वेशन है राइट साइड इक्वल है तो लेफ्ट साइड भी इक्वल, तो इसका मतलब अंडर रूट 3x इज इक्वल टू 80 माइनस x अपॉन अंडर रूट 3, ठीक है ना। तो रूट 3 जब यहाँ पे जाएगा तो रूट 3 रूट 3, तो जब 3x तो रहेगा इज इक्वल टू 80 माइनस x यहाँ पे जाएगा तो x 20, 4x इज इक्वल टू 80, तो x की वैल्यू होगी 80/4 20, x की वैल्यू होगी 20। तो इसका मतलब बराबर नहीं था ना, हमने 40 बोला था, तो मतलब कि अगर ये वाला जो पोल है ये 20 गैप पर है तो ये वाला पोल 60 गैप पर है ना। तो अगर x की वैल्यू 20 आ गई है, x निकल गया, मतलब अब दोनों का डिस्टेंस आ सकता है, मैं निकाल देता हूँ। देयरफॉर मेरा जो BP आएगा, BP की वैल्यू आई है 20 और जो PC है, PC वो हो जाएगा 80 माइनस 20 दैट इज 60, और उसने वो हाइट भी पूछी थी, एंड हाइट इज इक्वल टू रूट 3x, है ना। और सर 30 उसने हाइट पूछी थी मेरे को, दैट इज अंडर रूट 3 ऑफ x, तो अंडर रूट 3 ऑफ x की वैल्यू 20 दैट इज इक्वल टू 20 रूट, ठीक है। तो ऐसे तीनों की वैल्यू हाइट और बाकी दोनों के रिस्पेक्टिव डिस्टेंस फ्रॉम द, वही किया, देखो वही मेथड है, दो ट्रायंगल में ट्रिग्नोमेट्री बनी, द ओनली थिंग इज यू हैव टू ड्रॉ द डायग्राम, देन इट विल बिकम इजी। बच्चे किसी को डाउट है कहीं पे भी, मैंने पहले इस ट्रायंगल में ट्रिग्नोमेट्री लगाई, परपेंडिकुलर बेस, वहां से एक्चुअल एक्सप्लेनेशन निकाला, फिर इसमें भी लगाया tan, एक्चुअल एक्सप्लेनेशन निकाला, दोनों में मैंने राइट साइड h निकाल दिया, बराबर कर दिया। जब राइट साइड इक्वल तो लेफ्ट साइड को मैंने कर दिया, तो लेफ्ट साइड इक्वेट करने में मेरे से वहां से x निकल गया 20, जब x निकल गया ये भी निकल गया और h भी निकल गया। समझ आया बच्चे? ऑनलाइन किसी को दिक्कत? आशना, no sir, निखिल, अभिराज? no sir, तो मेरा x नहीं निकल रहा, मेरा x निकल गया 20√3 और फिर मैं जब उसकी वैल्यू x में डाल रहा हूँ तो सब फिर वो आ नहीं रहे। क्या वो तो दोबारा बोलो, x की वैल्यू क्या है? तो मेरी x की वैल्यू 20√3 आ गई है। x की वैल्यू 20, x की है h की? h सर हाइट आपका 20√3 आ गया ना, यस सर, तो आपको x की वैल्यू निकालनी है ना। यस सर। तो देखो ना ये इक्वेशन देख रहे हो, √3x इज इक्वल टू, तो अगर h आपका 20√3 आया तो यहाँ पुट करो, तो आप लिखोगे सर √3x इज इक्वल टू, x की वैल्यू निकाली आपने 20√3, तो 20 √3, तो √3 कैंसिल, x इक्वल टू 20। यस सर। ठीक है, सर हम क्या h की वैल्यू हम x इज इक्वल टू माइनस √3h प्लस 80 में नहीं डाल सकते? दोबारा बोलो, थोड़ा जोर से बोलो, क्या बोल रहे हो? सर जो tan 30 की इक्वेशन बन रही है उसमें हम h की वैल्यू डाल सकते हैं? जो h की वैल्यू 20√3 निकाली आपने? यस सर। हाँ 20√3 बिल्कुल डाल सकते हो। अगर यहाँ पे डालोगे 20√3, देखो जस्ट कैसे करता हूँ मैं, अगर यहाँ पे मैं डालता 20√3 तो √3 मल्टीप्लाई होता, मतलब मेरा बन जाता 20√3 इंटू √3, मतलब 20 इंटू 3 मतलब 60, है ना। तो जब 60 आता तो 60 यहाँ जाके माइनस होता है, 80 माइनस 60 अभी 20 आता। थैंक यू सर। ठीक है, दोनों में से किसमें भी डालो 100%। ठीक है जी। हाँ जी बताओ यार, मुझे भी अच्छा देखिए बच्चे, जरा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब आप उसी डायग्राम पहले देखता हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए क्वेश्चन नंबर, देखो जी क्वेश्चन नंबर जो 11 है ना उसकी डायग्राम बनी, वो आपके लिए मैं होमवर्क दे रहा हूँ, ठीक है।
वो आपके लिए होम टास्क है। डायग्राम पहले से बनी है, अब तो समझा देता हूँ उसमें करना क्या है, ठीक है। ये आपका होम टास्क रहेगा, क्योंकि डायग्राम से पहले से दी है। डायग्राम ही बनाना है, जो ये कोई चैप्टर है ना, इन 70% डायग्राम, अगर हम डायग्राम बना ली ना क्वेश्चन ऐसे निकलेगा, है ना। तो देखिए क्वेश्चन जैसे दिया, मैं सिर्फ डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूँ। टीवी टॉवर से पूरी डायग्राम दी है, टीवी टॉवर स्टैंड्स ऑन वर्टिकल कैनाल, ये डायग्राम उससे पहले से दी हुई है, डायग्राम उससे पहले से दी हुई है, ए बी सी डी। A TV tower stands vertically on the bank of a canal from a point on the other bank directly opposite the tower. The angle of elevation of the top of the tower is 60 degree. 60 degree. From another point 20 meter away from this point, the line joining this point to the foot of the tower, the angle of elevation to the top is 30 degree. Find the height of tower. एक तो आपको ये निकालना है, and the width of the canal. Width of the canal. आपको दोनों चीजें निकालनी है। उससे डायग्राम आपको पहले से दी हुई है, ठीक है, डायग्राम पहले से दी है। कर लो जरा सॉल्व करो, कर लो, करो सॉल्व। डायग्राम हमने पूरी दी है आपको, ठीक है। लेकिन आपको ना एक बार स्टेटमेंट पढ़ के आपको ये चीज समझ आए कि व्हाई दिस इज द विड्थ ऑफ कैनाल। एक बार स्टेटमेंट दोबारा पढ़ो जरा, ठीक है। आगे दूसरी बात करो जरा सॉल्व। देखो जरा पहले ध्यान से पढ़ो जरा। ए टॉवर स्टैंड्स वर्टिकली ऑन द बैंक ऑफ कैनाल। बैंक क्या होता है? किनारा, है ना। मतलब एक किनारा, एक यानी कुछ मे बी रिवर या कैनाल होगा, उसका ये किनारा है, ठीक है। यहाँ पे एक टॉवर खड़ा है हाइट फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द अदर बैंक डायरेक्टली ऑपोजिट द टॉवर, मतलब एक दूसरे बैंक से, फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द अदर बैंक। तो आपको पता ना, अगर एक कैनाल है तो उसका एक बैंक ये होता है, एक बैंक क्या होता है ना। दो किनारे होंगे ना, एक इस तरफ एक इस तरफ। तो मतलब अगर एक ये किनारा तो दूसरे किनारे से उसने देखा, जो एक दूसरा किनारा था, वहां से जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो 60 डिग्री। तो मतलब एक ये बैंक है, एक ये बैंक, तो बैंक बैंक के बीच में उसकी क्या होगी? विड्थ होगा ना कैनाल का, मतलब दिस इज द विड्थ ऑफ, समझा? इस तरीके से अंडरस्टैंड करना क्वेश्चन। तो आगे उसने एलिवेशन दिया 60 डिग्री, तो यहाँ से 200 मीटर जाओगे अवे फ्रॉम दिस पॉइंट। अच्छा 20 मीटर तक जाएंगे तो ठीक। इसको करिए सॉल्व जरा, फ्रंट पे करिए सॉल्व। एच कितना है? 10 रूट और विड्थ 10। करिए समझ करिए। अरे मैं ट्रायंगल ले लेता हूँ। 10 आ रही है। विड्थ 10 है यहाँ, विड्थ ऑफ कैनाल इज 10। इन ट्रायंगल ACB, एक ट्रायंगल ले लिया AC, ठीक है। तो यहाँ पे 60 tan 60 लगाया, तो tan 60 इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस AB अपॉन बेस। तो tan 60 होता है मेरे पास √3, AB है मेरे पास H, और BC है मेरे पास ये विड्थ है, मतलब कुछ भी नाम नहीं है, X दे दो, इसका नाम है X दे दो, H अपॉन X। मतलब सर H की वैल्यू आ गई √3X, H आ गया √3X, इक्वेशन आ गया। फिर मैंने दूसरा ट्रायंगल ले लिया, √3X 20 + X। हाँ अब मैं ये ले लो, कोई भी ले लो, पहले ये लो ये लो, कोई ठीक है ना। अब देखो नहीं, हाँ बिल्कुल दूसरा ले लेते। जैसे सर दूसरा ट्रायंगल ले लिया आपने AD, ये ट्रायंगल लिया ना, इसमें आपने लगाया हुआ tan 30 डिग्री इज इक्वल टू AB परपेंडिकुलर अपॉन BD पूरी बेस। तो tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3, AB तो रहता है BD को हमने ब्रेक कर दिया BC + C, है ना, मतलब X + 20 + X। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो ये बन गया 20 + X इज इक्वल टू H √3। तो मैंने इस H की वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दी। अब सब्स्टिट्यूट करते हैं, पिछली बार इक्वेट किया था ना, तो सब्स्टिट्यूट कर पुट वैल्यू ऑफ H इन इक्वेशन नंबर 2। H की वैल्यू जो है इक्वेशन नंबर 2 में डालता हूं, तो इसका मतलब ये बन गया 20 + X इज इक्वल टू H की वैल्यू आ गई √3X। जहां H था वहां
पे √3x मल्टीप्लाई बाय है ना। तो सर ये बन गया 20 + x √3 3x, तो 3x - x तो 2x की वैल्यू आ गई 20, तो इसका मतलब x की वैल्यू आ गई 10। इसका मतलब x की वैल्यू 10, मतलब जो उस कैनाल की विड्थ थी जिसके यहाँ पे दोनों बैंक थे उसकी विड्थ की दैट इज 10 मीटर। तो अगर x 10 मीटर आ गया तो अब इस x का आप इस इक्वेशन में पुट कर सकते हो और वहां से इसकी हाइट निकाल सकते हो, है ना। तो अगर x की वैल्यू मैं यहाँ पे 10 पुट करता हूँ तो मतलब h की वैल्यू सर आ जाएगी 10√, तो h की वैल्यू आ जानी चाहिए 10√3 मीटर। √3 की वैल्यू क्या होती है? 1.5 की √2 पता नहीं 1.41, 2 और 3 की आदत है। तो √2 इज 1.41, √3 इज 1.7 और √5 √7 मेरे को निकालना सिखाया था, अगर आपको याद है ना। भूल गए? शॉर्ट, इतनी शॉर्ट मेमोरी नहीं रखती, फिर इसमें बनानी है मैं और फिर याद रखेंगे। अगर ये पूछ क्या बोल रहे हो? किसी का कैसे बोल रहे तो फिर ऑफलाइन आएगा नहीं, यहाँ पे अभी क्लास होती है, जैसे मेरे साथ एक क्लास अटैच होती है ना, है ना, एक क्लास अटैच होती है ना, तो वो तो आपके ऑफलाइन होती है, क्योंकि अभी 3 आपको पता हो जैसे लोड और चल रहा है ना, इसी लैपटॉप ऑफलाइन। तो अगर ऑफलाइन कभी ऑनलाइन अगर दिक्कत है तो मुझे बोल दिया करो ना, आप बोलते भी नहीं हो। कैमरा तो ऑन है। ठीक है बच्चे, क्लियर है ऑनलाइन? Yes, sir. ध्वनि, Yes, sir. रुद्राक्ष, आर्य, प्रदीप, सार्थक, मयंक, एकजोत, प्रियतम। Yes, sir. अच्छा, बनाइए सर अगले क्वेश्चन डायग्राम करिए, रीड जरा। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 है आपका, फ्रॉम अ टॉप ऑफ अ 7 मीटर हाई बिल्डिंग। मतलब पहले एक बिल्डिंग ड्रॉ करता हूँ, ये आगे ग्राउंड सर, ये आगे छोटे बनाए, क्योंकि आगे क्वेश्चन। फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 7 मीटर हाई बिल्डिंग, मतलब 7 मीटर है बिल्डिंग की हाइट, द एंगल ऑफ एलिवेशन टू द टॉप ऑफ द केबल टॉवर। फ्रॉम द टॉप ऑफ, मतलब 7 मीटर जो हाई बिल्डिंग है के टॉप से, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द केबल टॉवर इज 60 डिग्री एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट इज 40 डिग्री। बिल्कुल सही होता है। देखिए तभी आप मतलब छोटे बनाना है। देखिए क्वेश्चन है, फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 7 मीटर हाई बिल्डिंग, मतलब 7 मीटर ये बिल्डिंग के टॉप से बनाना है। फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 7 मीटर हाई बिल्डिंग, द एंगल ऑफ एलिवेशन, तो यहाँ से निकल रहा है एंगल ऑफ एलिवेशन, द एंगल ऑफ एलिवेशन टू द टॉप ऑफ द केबल टॉवर। मतलब ये जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है, जहां बन रहा है, मतलब ये केबल टॉवर का टॉप है, तो मैंने केबल टॉवर बना दिया। ये आ गया हमारे पास केबल टॉवर, ठीक है। मतलब यहाँ से एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है टॉप ऑफ केबल टॉवर 60 डिग्री, यहाँ 60 डिग्री। अब 60 डिग्री क्या होता है, अब आप खुद सोचो, क्या ये पूरा 60 हो सकता है? ये तो 90 से ज्यादा है ना। मतलब 60 डिग्री सर कुछ ये होता है, 60 डिग्री हम यहाँ से रेफरेंस लाइन ड्रॉ करते हैं ग्राउंड के साथ, मतलब ये आ गया 60 डिग्री। एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट इज 40 डिग्री। इसी पॉइंट से एंगल ऑफ एलिवेशन और इसी पॉइंट से एंगल ऑफ डिप्रेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है विद फुट, मतलब फुट ऑफ केबल टॉवर। तो मतलब यहाँ से सर केबल टॉवर के जो फुट है वहां बनने वाला डिप्रेशन। अब बताओ एंगल डिप्रेशन ये होगा या ये होगा? ये वाला या ये वाला? ये वाला, ये वाला होगा। देखो जान सुनो ना बताता हूँ, ठीक है ना। ये 45 डिग्री इस तरह बने, क्योंकि देखो हमेशा एंगल बनाने के लिए दो चीजें, या तो ग्राउंड होनी चाहिए एलिवेशन के केस में, और अगर डिप्रेशन बन रहा है तो उस केस में रेफरेंस लाइन जो बनाते हैं, रेफरेंस, अगर ये हाइट है, ये रेफरेंस लाइन, तो रेफरेंस लाइन के साथ बनता है।
ठीक है, ये याद रखना, ये नहीं बना सकते, गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है, तो मतलब 7 मीटर जो हाई बिल्डिंग है उसके टॉप से एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है टू द टॉप ऑफ केबल टॉवर। ये केबल टॉवर आ गया, इसके टॉप पर एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है 60 डिग्री एंड टू द बॉटम ऑफ द केबल टॉवर इज 40 डिग्री। उसके बॉटम पे बन रहा है एंगल ऑफ डिप्रेशन 40 डिग्री। तो हमें बोला गया है डिटरमाइन द हाइट ऑफ टॉवर, टॉवर की हाइट निकालो, मतलब केबल टॉवर ये था, मतलब आपको इसकी हाइट निकालो। ठीक है, सर ये समझ नहीं आया कैसे निकालना। तो मैं फिर समझाता हूँ। ठीक है, देखिए क्वेश्चन क्या था हमारे पास ग्राउंड है, ये है 7 मीटर हाई बिल्डिंग। ठीक है, तो द क्वेश्चन से अब आप करिए जरा, लगाइए ट्रिग्नोमेट्री, जैसे इस ट्रायंगल में इस ट्रायंगल में करो जरा, कोशिश करो। ठीक है, फिर हम कराएंगे फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 7 मीटर हाई बिल्डिंग, 7 मीटर हाई बिल्डिंग के टॉप से द एंगल ऑफ एलिवेशन, एलिवेशन ऊपर की तरफ, अब आप इस तरफ लो या इस तरफ लो, आपकी चॉइस है। ठीक है, ये तो मैं इस तरफ ले लूंगा केबल टॉपर, आपकी चॉइस है, इस तरफ तो इस तरफ, एलिवेशन तो दोनों तरफ में बोलता है द एंगल ऑफ, अब इस तरफ बना देते हैं चलो। ठीक है, जैसे ये 7 मीटर हाई बिल्डिंग है, तो कहता है द एंगल ऑफ एलिवेशन टू द टॉप ऑफ द केबल टॉवर, यहाँ से जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है टू द टॉप ऑफ केबल टॉवर, मतलब केबल टॉवर के टॉप पे बन रहा है, मतलब ये मैंने मान लिया केबल टॉवर के टॉप है, तो केबल टॉवर भी इस ग्राउंड पर खड़ा होगा, तो यहाँ से एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है, मतलब कि अब आपको पता है कि ग्राउंड के पैरेलल एक रेफरेंस लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी अगर मुझे एंगल की मार्किंग करनी है। सर ये आ गया हमारे पास 60 डिग्री एंगल ऑफ एलिवेशन। So the angle of elevation to the top of cable tower is 60 degree and the angle of depression to its foot is 45 degree. फुट किसका? केबल टॉवर, उसी पॉइंट से एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री निकल रहा है और इसी पॉइंट से एंगल ऑफ डिप्रेशन 45 डिग्री। तो मतलब ये जो हमारे पास एक रेफरेंस लाइन ड्रॉ हुई है, सर यहीं से एंगल ऑफ डिप्रेशन आ जाएगा 45 डिग्री। अब एंगल ऑफ डिप्रेशन ये वाला नहीं होगा, ये साथ में बढ़ा सकते हैं, हमारे पास एंगल ऑफ डिप्रेशन होगा हमारे पास ये वाला पोर्शन है ना 45 डिग्री। Between the angle of depression is the angle between line of sight and reference line, अगर आपको याद, तो ये 45 डिग्री एंगल ऑफ डिप्रेशन आ, तो ये हमारे पास डायग्राम है। तो बोला हमारे पास फाइंड द हाइट ऑफ केबल टॉवर, इस केबल टॉवर की हाइट निकाल, ऐसे बनाओ, इस तरफ बनाओ, जैसे मैं समझ आया डायग्राम? यस सर। डायग्राम क्लियर है सबको? 60 डिग्री अगर हम पॉइंट से जो सबसे टॉप पर है उसको ले, 60 डिग्री किसको ले? तो जो सबसे ऊपर है केबल टॉवर का जो पॉइंट है टॉप पे। हाँ, यहाँ पे क्या लें? ये ना 60 डिग्री। यस सर, इसको क्यों नहीं कह सकते 60? देखो इसको क्यों नहीं कर सकते, अब एक बार स्टेटमेंट रीड करो, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ केबल टॉवर, मतलब कि उसने बोला फ्रॉम द टॉप ऑफ 7 मीटर हाई बिल्डिंग द एंगल ऑफ एलिवेशन, तो उसने स्पेशली बोला है फ्रॉम द टॉप ऑफ, फ्रॉम मतलब वहां से, फ्रॉम द टॉप ऑफ 7 मीटर हाई बिल्डिंग द एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन कहाँ से बन रहा है? टॉप ऑफ 7 मीटर हाई बिल्डिंग, तो एलिवेशन यहाँ से बना, तो एंगल की मार्किंग तो यहाँ पे होगी ना, समझे? डिप्रेशन का एंगल है वो एक बार फिर से समझाना सर। जब वो 60 डिग्री उसके टॉप से बनेगा तो सर फुट लगेगा डिप्रेशन वाले का। दोबारा बोलो बच्चे, क्या बोल रहे हो? सर जब 60 डिग्री का एंगल उसके टॉप से बनेगा तो इन्होंने बोला ना कि एंगल ऑफ डिप्रेशन उसके फुट से है, तो सर वो दूसरी साइड नहीं बनेगा, मतलब उसके नीचे। एक बार मैं फिर से रीड करता हूँ, सर जाता हूँ आपको। हाँ देखो, जैसे यहाँ से एंगल ऑफ एलिवेशन बन गया, अब स्टेटमेंट क्या है? स्टेटमेंट है फ्रॉम द टॉप ऑफ a 7 मीटर हाई बिल्डिंग द एंगल ऑफ एलिवेशन टू द टॉप ऑफ केबल टॉवर इज 60 डिग्री एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन टू इट्स फुट, टू इट्स मतलब उसके फुट पे एंगल ऑफ डिप्रेशन जा रहा है। तो आप बोलोगे सर अब इसी पॉइंट से क्यों निकल रहा है? बेसिकली ना, अगर आप इस पूरी लाइन को पढ़ो कहीं भी फुल स्टॉप नहीं है, तो जो पहला उसका सब्जेक्ट वाला पोर्शन है फ्रॉम द टॉप ऑफ 7 मीटर हाई बिल्डिंग, ये दोनों के लिए कहने का मतलब है फ्रॉम द टॉप ऑफ 7 मीटर हाई बिल्डिंग द एंगल ऑफ एलिवेशन दिस एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन, तो दिस इज अ कॉमन स्टेटमेंट, समझ रहे हो? फ्रॉम द टॉप ऑफ 7 मीटर हाई बिल्डिंग द एंगल ऑफ एलिवेशन टू द टॉप इज 60 डिग्री एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन, मतलब इसी पॉइंट से एंगल ऑफ डिप्रेशन निकल रहा है उसके फुट पे। अब फुट तो ये नहीं हो सकता पहली बात, क्योंकि दिस इज द फुट ऑफ बिल्डिंग। उसने बोला है कि एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है केबल टॉवर के एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन टू इट्स। अब वाई यहाँ पे इट किसके लिए स्टैंड कर रहा है? उस केबल टॉवर के लिए, है ना? उस केबल टॉवर के लिए इट स्टैंड करना है, इसीलिए इसका फुट यहाँ पे एंगल बन रहा है इस पॉइंट, तो इसलिए मैंने ये एंगल ड्रॉ, ना कि मैंने ये वाला ड्रॉ, समझे?
साथ Yes, में अगर sir. हम ये वाला ड्रॉ भी करोगे तो एंगल ऑफ एलिवेशन बन जाएगा। Yes, sir. ठीक है, तो अब आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, जनाब अब इसको हम करते हैं सॉल्व। अब देखिए जरा, मैंने जो रेफरेंस लाइन ड्रॉ की है ना, ये मैंने ग्राउंड के पैरेलल ड्रॉ, मतलब इसको नाम दूं मैं ए बी सी डी ई, ठीक है। क्या करता हूँ, बी सी को 7 लिख दी, ये 7 कैसे हुई, ये 7 कैसे, रीजन तो कैसे कैसे ECD 45, ये 45 होगा क्यों, हाँ तो ये बी रेफरेंस लाइन से पैरेलल तो 45, सारे 90 कैसे, हाउ, ये 45 कैसे आया, ये मार्की है क्या, अगर आप बोलो तो रीजन होना चाहिए ना, ऐसे नहीं ना, 45 अगर है तो कैसे, हाउ, आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। नहीं सर, ये 7 था, ये 7 आया कैसे, रीजन क्या दिया आपने, सॉल्व किया, डी तो उधर आपने ठीक है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। देखो इसको जैसे आपने बोला ना कि सर ये फिगर हमारे पास स्क्वायर होगी, स्क्वायर तो मुझे पक्का नहीं होता, लेकिन रेक्टेंगल तो जरूर होता है, क्योंकि रेक्टेंगल की बेसिक डेफिनेशन कहती है एनी बेसिक क्वाड्रिलेटरल विद इट्स टू कॉन्सेक्यूटिव एंगल 90 डिग्री दैट फिगर इज कॉल्ड रेक्टेंगल। तो मुझे हाँ, और जैसे मुझे पता लगा ये केबल टावर भी जमीन पे 90 डिग्री पे खड़ा होगा, आप ये बोलिए सर टावर तो सीधा खड़ा होगा ना, अगर ये 45 होता है 90 सकते थे सर, ये भी 90 डिग्री पर होगा, तो अगर कोई ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसके दोनों एंगल 90 है, दैट बेसिक फिगर इज कॉल्ड रेक्टेंगल। स्क्वायर मैं तब बोलता अगर मैं इसकी सारी साइड बराबर कर दूं, तब मैं उसको बोलता, तो अभी के लिए मैं इसको रेक्टेंगल बोलता हूं। रेक्टेंगल द ऑपोजिट साइड ऑफ रेक्टेंगल आर, नाउ यू कैन सी दिस 7 इज एंगल, ठीक है ना। तो अब इसको मैं सॉल्व करता हूँ जरा, पहले तो मैं लिखूंगा, यानी कि इसमें थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन भी पड़ेगी, ज्वाइन बी एज BE पैरेलल टू CD, ठीक है। तो फिर आप बोलोगे देखो ये जो एंगल था BEC, एंगल BEC इज इक्वल टू एंगल ECD, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, तो therefore जो एंगल ECD था वो भी 45 मार्क कर दिया मैंने, ठीक है ना, ये भी मेरा 45 डिग्री आ गया, तो ये 45 आ गया। अब मैं लिख सकता हूँ, आप लिख सकते हो BEC इज अ रेक्टेंगल बिकॉज के दोनों बेस एंगल्स के होंगे 90 डिग्री, ठीक है ना। हियर जो BECD है इज ए रेक्टेंगल, ये एक रेक्टेंगल है बिकॉज बेस एंगल है 90 डिग्री। इसको बेस एंगल बोलते हैं, मतलब ऐसे तो हम एंगल ही बोलते हैं ना, लेकिन एंगल और बेस एंगल में कितना सा डिफरेंस होता है, एंगल तो ये भी है ना। द थिंग इज ये बेस सारे रेक्टेंगल जिसमें से स्पेशली बेस एंगल, तो बेस एंगल्स आर 90 डिग्री, तो देखो ये रेक्टेंगल है, देखो जो ये BC था वो ECD के बराबर है, therefore BC is equal to ED is equal to 7 मीटर, ये 7 मीटर, ये 7 मीटर, बेस एंगल 90 डिग्री है सर, तो ऊपर वाले में वैसे भी तो एक हो सकता है ना, जिससे एक 70 डिग्री हो सकता है। दोबारा बोलो सर हमें तो दिया है ना कि फुट से है, तो इसलिए वो परपेंडिकुलर होगा ग्राउंड से। बिल्कुल ठीक, सर पर जो ऊपर वाले 2 एंगल है वो तो अलग हो सकते हैं ना, उनके लिए कुछ है नहीं तो होगा, मैं पता है वो अलग नहीं होगा, वो भी 90 होंगे, मैं प्रूफ कर देता हूँ। तो जैसे मैंने बोला कि ये दोनों तो 90 होंगे, समझ आ गया है ना, लेकिन रेक्टेंगल के तो सारे एंगल 90 है, तो बच्चे बोल रहे हैं कि सर क्या पता ये वाला एंगल 90 से अलग हो सकता है ना, पॉसिबिलिटी, लेकिन नहीं हो सकता रीजन। अब थोड़ा सा 9 रिकॉल करो, अगर मैं आपको रीजन देता हूँ। अब 9 में पढ़ा हुआ है इफ टू लाइंस आर पैरेलल, इफ टू लाइंस आर पैरेलल एंड इट ट्रांसवर्सली इंटरसेक्टिंग देम देन द सम ऑफ को-इंटीरियर एंगल इज 180 डिग्री। याद है क्या, अगर दो लाइंस पैरेलल होती थी, एक ट्रांसवर्सल आती थी, तो ये एंगल प्लस ये एंगल क्या होता था 180 डिग्री।
तो अगर मैं यही चीज यहाँ लगाऊं, क्योंकि मैंने ये दोनों क्या लिखी, पैरेलल थी, ये पैरेलल तो ये ट्रांसवर्सल आ रही है ना, मतलब ये लाइन पैरेलल और ये ट्रांसवर्सल है, तो इसका मतलब ये एंगल प्लस ये एंगल कितना हुआ 180, जिसमें से ये कितना है 90, तो ये भी कितना होगा 90 होगा ना। तो अगर ये 90 है और अगर ये 90 आ गया, फिर मैंने सोचा कि ये 90 है, ये 90, ये 90, चारों एंगल का सम कितना होता है 360, क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल 360 से ये भी 90 आ गया। हाँ स्क्वायर तब होता है जब सारी बेस एंगल तो हो 90 और साथ साथ साइड भी इक्वल होता है। बच्चे क्या बोलो फिर एक बार वापस बता दो कि थर्ड एंगल बना। ये आपने थ्योरम पढ़ी थी 9th क्लास में, if two lines are parallel to each other and a transversely intersecting them, then the sum of co-interior angle is 180 degree। मतलब ये एंगल प्लस ये एंगल, मतलब एंगल 1 एंगल 2, 1 + 2 is 180 degree। यहाँ आपने ऐसा पढ़ा होगा, if two lines are parallel and a transversely intersecting them, then the sum of the angles on the same side of transversal is 180 degree। जैसे स्टेटमेंट को थोड़ी सी याद होगी, तो उस हिसाब से जो एडजेसेंट एंगल का 180 होता है। तो यही कॉन्सेप्ट मैंने यहाँ पे लगाया, और ये भी लगा के समझ सकता हूँ कि दो लाइन पैरेलल हैं, ये ट्रांसवर्सल आ रही है, तो सर ये एंगल प्लस ये एंगल कितना होगा, यहाँ तक ये एंगल प्लस ये एंगल 180 डिग्री, तो अगर ये 90 है तो ये भी कितना होगा 90 डिग्री। समझ आया? यस सर। उस हिसाब से रेक्टेंगल होगा। तो ये 7 आ गया। वैसे जरूरत थी 7 करने की, मैंने ऑल्टरनेट में इसी में लगा था ट्रिग्नोमेट्री, है ना, तो कर दिया तो ठीक है, लेकिन कर देते हैं हम। अच्छा जी, अब आपको ट्रिग्नोमेट्री लगानी पड़ेगी। देखो जी, पहले मैंने एक छोटा ट्रायंगल लिया, इन ट्रायंगल इसका यहाँ पे, हाँ कौन सा ट्रायंगल लिया पहले आपने, ECD लिया होगा, tan 45 ECD ये ट्रायंगल, तो tan 45 परपेंडिकुलर अपॉन बी, तो सर ED अपॉन BC। tan 45 क्या होता है, tan 45, तो ED था हमारे पास 7 और DC हमारे पास कुछ था नहीं, तो सर इसका मतलब DC भी कितना हो गया 7, ये 7 होता है, ये भी 7 होता, ठीक है। अब जब ये 7 हो गया, अब जब ये 7 हो गया, अब मैंने बोला अगर ये 7 हो गया, क्योंकि मैंने इसको रेक्टेंगल बोला था अभी तक, अभी तक रेक्टेंगल बोलता है, तो सर अगर ये 7 हो गया तो ये भी 7 हो गया। अब आप बोल सकते हो ना उस तरीके से, है ना, ये प्रूफ करने के बाद मैं बोल सकता हूँ अभी, है ना, ठीक है। तो ये भी 7 आ गया, तो अगर ये 7 ये 7 ये 7 आ गया, बिकॉज इनिशियली मैंने इसको रेक्टेंगल बोला था, तो ऑपोजिट साइड इक्वल, तो बोलोगे सर BE भी 7 हो, therefore BE is also equal to 7, therefore आप बोल सकते हो जो हमारे पास BECD is a square, BCD is a square। तो आपको अगर स्क्वायर पता लग गया ना, अब देखो एक ही फिगर में, एक ही क्वेश्चन में एक ही फिगर, यहाँ तो रेक्टेंगल होगी, यहाँ तो स्क्वायर होगी, दो तो नहीं हो सकती ना, तो यहाँ से आपको ना ये चीज हटा देना, मैं बाद में ही लिखूंगा, समझे, पहले रेक्टेंगल मान लीजिए, स्क्वायर होगा, तो 7, तो ये भी 7 आ गया। अब ट्रायंगल लेता हूँ, ट्रायंगल AB, तो नाउ इन ट्रायंगल AB, ठीक है, यहाँ से यहाँ पे ट्रायंगल AB, ये मैंने लगाया tan 60 is equal to perpendicular upon base, AB upon BE। इस ट्रायंगल में tan 60 परपेंडिकुलर अपॉन base। अब AB तो मुझे नहीं पता, तो रहने दो, AB मुझे नहीं पता, लेकिन tan 60 तो पता है, tan 60 tan 60 is root 3, tan 60 is root 3, AB नहीं पता, AB और B आपने निकाला 7, तो सर AB की वैल्यू आ गई 7 रूट, इधर मल्टीप्लाई हो गया, तो AB की वैल्यू आ गई 7 अंडर रूट, ठीक है ना, AB की वैल्यू आ गई 7 अंडर रूट, तो ये 7 अंडर रूट 3 है, ये 7, तो टोटल हाइट क्या होगी, दोनों को प्लस कर दूंगा, है ना, तो सर देयरफॉर टोटल जो हाइट है वो निकलेगी मेरी जब मैं AB और BC को ऐड कर दूंगा, है ना, जब मैं AB और BC को ऐड कर दूंगा, तो AB आ गया आपके पास 7 अंडर रूट 3 और BC आ गया 7, ज्यादा से ज्यादा यहाँ पे कॉमन निकाल सकते हो, ज्यादा से ज्यादा बोलोगे सर 7 कॉमन ले लेते हैं, अंदर आता है रूट 3 प्लस 1, तो ये हमारे आपके पास हाइट और केबल टॉपर आ गई। तो केबल टॉपर के बाद हाइट ज्यादा होगी ना, बिकॉज 7 × 1.73,
किसी भी नंबर को अगर 1 से बड़े नंबर से मल्टीप्लाई करोगे उसकी वैल्यू बढ़ जाती है ना, है ना। तो 7 into 1 सर 7 into 1.73, मतलब ये इससे ज्यादा ही होगा, थोड़ा सा ज्यादा होगा, ज्यादा नहीं, तभी तो एलिवेशन बन रहा है। बच्चे समझ आया ये क्वेश्चन? मैंने इसमें क्या किया, मैंने इसमें सिंपल क्या किया, एक एलिवेशन एंगल था, एक एंगुलर डिप्रेशन। पहले डिप्रेशन एंगल को एलिवेशन से यूज किया यूजिंग हमारे पास ऑल्टरनेट एंगल। जब ये 45 आया फिर मैंने इस वाले ट्रायंगल में लगाया tan थीटा, tan 45 1 होता, तो ये 7 तो ये 7, तो ये 7 आ गया, ये भी 7 था, तो मतलब इसके पैरेलल 7 आ गया, मतलब ये फिगर बन गया हमारे पास स्क्वायर। तो फिर इस ट्रायंगल में अगेन tan 60 लगाया, tan 60 लगा के परपेंडिकुलर अपॉन बेस, बेस 7 निकाली थी तो परपेंडिकुलर मतलब AB निकाली, AB की लेंथ अलग निकाली, BC हमारे पास अलग 7 आया था, दोनों को जोड़कर टोटल हाइट बन गई इसकी ऑफ टेबल टॉप। सर वो ECD वाला एक बार फिर से बताना, आपने 45 कैसे निकाला? देखो ECD 45 कैसे आया, मैंने जब यहाँ पे 60 डिग्री एंगल ड्रॉ किया था ना, ये जो लाइन है BE, देखो ज्वाइन BE एज BE इज पैरेलल टू C, ये जो BE को ज्वाइन किया इस तरीके से ज्वाइन किया कि ये जो BE है ये इसके पैरेलल, ग्राउंड के पैरेलल जाएगी। तो देखो ये 60 डिग्री मार्कर है ना, तो मतलब यहाँ E से एक लाइन पैरेलल ड्रॉ कर दी है आपने CD पे, तो अगर ये लाइन इसके पैरेलल ड्रॉ की है तो ये ट्रांसवर्सल आ रही है, तो जो ट्रांसवर्सल तो ये Z बन रहा है, Z बन रहा है, तो मतलब ये 45 है तो ये भी 45 ऑल्टरनेट एंगल, सर ऑल्टरनेट एंगल से आ गया 45। ओके सर। ठीक है, बच्चे किसी को कोई दिक्कत नहीं? अच्छा ये कौन सा क्वेश्चन किया आपने अभी? 12 किया ना? करते हैं इसको अब। अगला क्वेश्चन भी कर लेते हैं, बन जाइए, आपसे डायग्राम बनाइए जरा, अगला क्वेश्चन खुद डायग्राम बनाइए, करिए जरा, खुद ट्राई करिए अगला क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन रीड करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन है एज ऑब्जर्व फ्रॉम द टॉप ऑफ 75 मीटर लाइट हाउस, 75 मीटर का लाइट हाउस है, 75 मीटर का है लाइट हाउस, 75 मीटर का। As observed from the top से observe करें, as observed from the top of a 75 meter lighthouse from the sea level, ठीक है, the angle of depression of two ships are 30 degree and 45 degree। मतलब यहाँ से दो एंगल ऑफ डिप्रेशन निकल रहे हैं, 30 डिग्री और 45 डिग्री। If one ship is exactly behind the other, मतलब एक शिप दूसरी के पीछे, मतलब अगर एक शिप यहाँ पे है दूसरी शिप यहाँ पे है, ठीक है। If one ship is exactly behind the other, हाँ जी, if one ship is exactly behind the other on the same side of lighthouse, ठीक है, एक लाइट हाउस के सेम साइड पर एक शिप जो दूसरी शिप के पीछे है, then find the distance between two ships। तो मतलब कि एक शिप थी ये, तो मतलब एक शिप पे एंगल ऑफ डिप्रेशन बनाऊंगा मैं ऐसे, और दूसरी शिप पे बनाऊंगा एंगल ऑफ डिप्रेशन इस तरीके से। लेकिन एंगल ऑफ डिप्रेशन बनाने के रेफरेंस लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी, तो सर मैंने इस पॉइंट से एक रेफरेंस लाइन ड्रॉ कर दिया, ठीक है ना। इसको ज्वाइन कर दिया, ये सी लेवल था आपका, ज्वाइन कर दिया। एक शिप है ये S1, एक शिप है ये S2, ठीक है, दो शिप S1 S2।
या ए बी ले लो, सिंपली बात है, लेना ये ए आ गया, ये बी आ गया। आपको बोला फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन, मतलब आपको ये डिस्टेंस निकालना शिफ्ट के लिए, ये आपको निकालना। अब देखिए, अब उसे दो एंगल्स दिए 30 डिग्री और 45 है ना, आपको देखना पड़ेगा इन दोनों में 30 कौन सा 45। ये तो 90 होगा, बिल्कुल स्ट्रेट आ रहा लाइट आउट 90 डिग्री। अब बताओ कौन सा 30 कौन सा 30 होगा, कौन सा 45 होगा? 30 हो गए। उसने मुझे रिस्पेक्टिवली नहीं लिखा है यहाँ पे ना, रिस्पेक्टिवली उसने मुझे 345। जब भी ऐसे दो एंगल्स आए, हल्का सा डाउट हो, देखो 90 डिग्री ये 90 है ना, 90 से इधर एंगल दूर होता जा रहा है। अगर ये एंगल है, ये थोड़ा पास आएगा, बढ़ता जाएगा, और पास आएगा, बढ़ते बढ़ते एक साइड 90 में मिल जाएगा। तो मतलब इन दोनों एंगल में से ये वाला एंगल बड़ा हो, है ना, उस तरीके से देखते हैं। तो ये वाला एंगल होगा 45 डिग्री, तो ये वाला एंगल होगा 30। हाँ, एंगल डिप्रेशन, हाँ भाई, तो ये डिप्रेशन एंगल देखा ना, ये डिप्रेशन मैंने डिप्रेशन को डायरेक्ट एलिवेशन पता कैसे चेंज किया, क्योंकि जब दो शिफ्ट थे ना, जैसे मेरे पास में ट्रायंगल दिखा ना, अब मेरे को पता था कि मैं बेसिकली कर, जैसे पिछले क्वेश्चन में मैंने क्या किया, मैंने एंगल ऑफ डिप्रेशन को चेंज किया एंगल ऑफ एलिवेशन। तो जैसे मुझे हमें दो ट्रायंगल दिखे ना, तो मैंने सोचा कि एंगल ऑफ एलिवेशन ही लूंगा, और मैंने डिप्रेशन के बगैर ही एलिवेशन कैसे जज कर दिए, क्योंकि मुझे पता है 90 डिग्री का यहाँ पे है, तो यहाँ पे उसके पास वाला एंगल 45 और 30 डिग्री में से छोटा वाला यहाँ पे होगा, बड़ा वाला यहाँ, समझ रहे हो? अब ये अगर 30 डिग्री है, मतलब मैं एलिवेशन से डिप्रेशन चला, मतलब जैसा कि ये 30, अब देखो अल्टरनेटिव, ये मतलब छोटा वाला एंगल क्या है, छोटा वाला 30 है, बड़ा वाला क्या है 45, तो ये 30 है, तो बड़ा वाला कितना है 45। इस तरीके से डायग्राम समझे, क्योंकि मुझे यहाँ पे एंगल मार्क करना ज्यादा आसान है। आप डिप्रेशन से एलिवेशन हो या एलिवेशन डिप्रेशन, आप तो ऐसे बनेगी डायग्राम, ठीक है जनाब। अब इसके आगे आपको निकालना है ये डिस्टेंस, तो अब मार्किंग करके आप करिए, सॉल्व करो, क्या सॉल्व करिए। करिए बच्चे जरा इस क्वेश्चन को। तो इसमें आप क्या करेंगे, भाई दो ट्राइंगल लेंगे, है ना, एक ट्राइंगल ये छोटा वाला, एक ट्राइंगल बड़ा वाला, वही सेम कहानी यार क्वेश्चन, है ना। इन ट्राइंगल जो मुझे डिस्टेंस निकालना है, इसको मैंने एक्स मान लिया। तो सर पहले मैंने ट्राइंगल ले लिया डी बी, इन ट्राइंगल डी बी, डीबीसी में सर 45 डिग्री था, 90 डिग्री की लिखने की जरूरत नहीं है आपको। तो इसमें अगर 45 था, परपेंडिकुलर है, तो बेस निकाल दूंगा tan माइनस, यहाँ पे सिंपल लगाया मैंने tan 45 इक्वल टू परपेंडिकुलर BC अपॉन बेस आ गया 20। तो tan 45 1 होता है, DC सर 75 था, तो BC की वैल्यू इसका मतलब 75 आ, मतलब सर BC भी कितना आ गया 75 में। अभी BC अगर 75 आ गया, तो अब मैं लेता हूँ बड़ा वाला ट्राइंगल DE, अब बड़ा वाला ट्राइंगल लेता हूँ, इन ट्राइंगल DAC, ट्राइंगल DA, ठीक है। यहाँ मैं थोड़ी थ्योरी भी लिखूंगा कि मैंने किस तरीके से एंगल को वो दिखाया गया। इन ट्राइंगल DAC, तो इस ट्राइंगल में भी होते हैं tan 30 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर इज BC बट द बेस इज AC, बेस इज tan 30 क्या होता है 1/√3, DC मेरे पास था 75, सर AC मुझे नहीं पता, तो यहाँ से AC निकाल देता हूँ, तो AC की वैल्यू आ जाएगी 75/√3। तो ये इसका मतलब पूरा है 75√3, उसमें से है 75, तो ये वाला डिस्टेंस निकलेगा जब मैं पूरे AC में से BC को माइनस कर दूँ, है ना। तो अब देखोगे नाउ जो आपका AC है, उस आप AC को ब्रेक कर सकते हो AB प्लस BC, ठीक है ना। तो सर AC आपने निकाला 75√3, AC सर निकाला 75√3, AB नहीं पता मतलब x दिया और BC था 75, तो 75 यहाँ जाके माइनस, तो 75√3 माइनस 75 इज इक्वल टू x, ठीक है। तो सर यहाँ से 75 कॉमन है, तो सर आ जाए तो √3 माइनस, मतलब जो इन दोनों शिफ्ट में डिस्टेंस है
होगा 75/√3 माइनस, है ना। और अगर कोई पॉइंट में बोलेगा मैं उसको निकाल सकता हूँ, √3 की वैल्यू 1.73 माइनस 1.73, मतलब 0.7 से मल्टीप्लाई करोगे, दैट विल बी द रियल डिस्टेंस बिटवीन, है ना। क्या पता अगर ऑप्शन √3 में ना हो, पॉइंट में दिया हो, तो वहां आपको वैल्यू, ठीक है। बस अब यहाँ पे मेरे को लिखना दिया था, यहाँ पे थोड़ा स्टार्टिंग आपको लिखना पड़ेगा क्योंकि एंगल ऑफ डिप्रेशन दिया था। आप लिखोगे जैसे ये x है, then dx is a reference line parallel to the ground, ये मैंने एक रेफरेंस लाइन ड्रॉ की पैरेलल टू द ग्राउंड, देयरफॉर जो एंगल था आपका XDA, जो एंगल XDA था आपका, वो मैंने बराबर कर दिया DAC, कर दिया एंगल DAC, है ना, 30 डिग्री। और जो एंगल XDB था 45 डिग्री, और जो सर एंगल XDB था वो बराबर कर दिया DBC, एंगल DBC 45 डिग्री। रीजन आप एक ही दोगे, ऑल्टरनेट इंटीरियर, बस ये लिखना पड़ेगा पहले कि किस तरीके से आपने उसको डिप्रेशन को एलिवेशन में कन्वर्ट किया, ठीक है। डायग्राम बस बनानी थी आपको, दोनों डिप्रेशन एंगल्स को पहले एलिवेशन में कन्वर्ट किया, थोड़ी सी थ्योरी लिखी आपने कि एक रेफरेंस लाइन ड्रॉ की, वहां से आपने अगर रेफरेंस लाइन पैरेलल ड्रॉ की, पैरेलल दिखा है तभी मैंने ऑल्टरनेट एंगल को यूज, तो जो दो डिप्रेशन एंगल्स को एलिवेशन एंगल्स में यूज किया, उस पर जो दो ट्रायंगल दिख रहे थे उनमें मैंने एक बार ट्रिग्नोमेट्री लगाई, एक बार इसमें लगाई, एक साइड निकाली, फिर बड़ा बड़ा ट्रायंगल निकाला, उसमें बड़ी बेस निकाली, जो मेरी रिक्वायरमेंट थी वो मैंने बड़ी साइड में से छोटी साइड को माइनस कर दिया। ऑनलाइन बच्चे समझ आई? यस सर। ठीक है, किसी को दिक्कत? Yes, sir. थक तो नहीं गए? ठीक है, इतने कराता हूँ, ज्यादा क्वेश्चन बता, इतने क्वेश्चन कराऊंगा, ठीक है। ठीक है, तो ये कुछ क्वेश्चन थे ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है। अच्छा, एक क्वेश्चन है, देखो रेक्टेंगल क्या होता है जरा, अगर आप बेसिक डिफाइन करोगे, देखो आज मैं ट्रिग्नोमेट्री स्क्रीन पे रोक रहा हूँ, ठीक है। तो घर पे जो भी क्वेश्चन थे उनको एक एक बार जरूर निकालिएगा, ये जैसे हमारा ये कंप्लीट होगा ना, तो सबसे पहले करते हैं टेक्सचुअल, उस पर सेकंड नंबर पे आता है एग्जांपल, थर्ड नंबर पे जो मॉड्यूल वगैरह एक्सट्रूशन, ठीक है। ये आपका जब बेस बन जाएगा ना, फिर आपके एक्सट्रूशन निकालो, ठीक है। उसके बाद वो वेरिएबल मिल जाएंगे, बड़े अच्छे क्वेश्चन में मजा आएगा। मॉड्यूल आप राउल सर से ले लेना, ठीक है ना, क्योंकि जब आप ये कर लोगे ना, आपका बेस में फिर आप उस क्वेश्चन निकालना शुरू करो अपने एंड पे, ठीक है ना, आपको, ठीक है जी। अच्छा देखिए क्वेश्चन था मेरा एक, अच्छा आप बच्चे रेक्टेंगल क्या होता है? तो बाकी तो सारे एंगल 90 डिग्री, तो रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है? बिल्कुल, लेंथ इनटू ब्रेड्थ होता है हमारे पास एरिया, और एरिया होता है, एरिया पेरीमीटर होता है 2 टाइम्स एल प्लस, है ना। स्क्वायर का एरिया क्या होता है? हाइट का स्क्वायर, ठीक है। और पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, जो स्क्वायर है वो 2 डायमेंशनल सीख रहे हैं, 3 डायमेंशनल कैसे? हाइट नहीं है तो क्या क्या उसमें? लेंथ तो रेक्टेंगल में होती है, सिर्फ साइड है, लेकिन आप हाइट से क्या समझते हो? हाइट 90 डिग्री, हाइट इज 90 डिग्री ना, हाइट तो है स्क्वायर में, क्या बताते ये है ना, स्क्वायर में एंगल कितने होते हैं? डायमेंशन दो, हाइट में डायमेंशन दो, ये 2 डायमेंशन, मतलब एक साइड है ना, तो 3 डायमेंशन होती है, जेड भी होती है 90 डिग्री, तो हम उसको 3 डायमेंशन, है ना। अच्छा एरिया बताया आपने, उसके बाद मुझे आपने इसका एरिया बताया, पेरीमीटर बताया, ठीक है। स्क्वायर के जो डायगोनल होते हैं वो इक्वल होते हैं, नहीं होते हैं? इक्वल होते हैं। रेक्टेंगल के डायगोनल, रेक्टेंगल के डायगोनल इक्वल होते हैं? किसके? स्क्वायर के ना, हाँ स्क्वायर के ना। तो रोम्बस के डायगोनल वो इक्वल होते हैं, वो क्यों?
रोम्बस के क्यों नहीं होते? रोम्बस के डायगोनल होते हैं परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करते हैं, इक्वल नहीं होते हैं ना? चलो अब होते हैं, अब नहीं होते हैं, अब मान लेते हैं रोम्बस के डायगोनल इक्वल नहीं होते, ठीक है। लेकिन अगर कभी आ जाए ना क्वेश्चन रोम्बस के डायगोनल निकालोगे, देखो अगर रेक्टेंगल की बात आती है, रेक्टेंगल में डायगोनल आप निकाल सकते हो पाइथागोरस थ्योरम, है ना, क्योंकि 90 डिग्री होता है तो आप पीजी लगा के डायगोनल निकाल देते हो ना, वैसे स्क्वायर भी कर सकते हैं। लेकिन रोम्बस एक ऐसी फिगर है जिसमें बेस एंगल 90 नहीं होता, तो उसमें डायगोनल निकालना थोड़ा दिक्कत देगा, समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? रोम्बस का डायगोनल निकालने का सीधा सीधा तरीका होता है, ठीक है। याद रहेगा तो ठीक, नहीं रहेगा तो ठीक, तभी ठीक है, क्योंकि आपको आएगा नहीं। लेकिन अगर कोई बोल दे डायगोनल 1 और डायगोनल 2 दो होते हैं, इसका फॉर्मूला होता है सिंपल। अगर एक एंगल दिया जाता है 2 टाइम्स a sin थीटा बाय 2 और 2 टाइम्स a cos थीटा बाय 2, ये a होती है साइड। कभी कोई मैं एमसीक्यू में डालूं तो इस तरीके से नहीं जाता है, ठीक है ना। ये हम उसमें पढ़ाते हैं, क्या बोलते हैं, क्वांटम, ठीक है ना, उसमें आता है रोम्बस फिगर से वहां पढ़ते हैं मेंस्ट्रुएशन, तो वहां पे आता है कि अगर आप डायगोनल रोम्बस से निकालना चाहो वहां पे आप ये डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करते हैं, ठीक है ना। वैसे आपको तो बस ये याद रखना है कि रोम्बस के डायगोनल जो होते हैं दे आर अनइक्वल, ठीक है। तो रोम्बस का एरिया कैसे निकलता है? व्हाट इज द एरिया ऑफ रोम्बस? करो याद, करो, भूल गए तो याद करो। बच्चे बताइए ऑनलाइन, व्हाट इज द एरिया ऑफ रोम्बस? 1/2 into product of diagonal, sir. हाँ, 1/2 into 1/2. product of diagonal, 1/2 product of diagonal. And what is the relation between a diagonal? What is the relation between diagonals and the side of rhombus? तो रिलेशन होता है रोम्बस में, चलो पहली बार सुनो, अच्छी बात है। ये डायगोनल है, लेकिन डायगोनल अलग अलग होते हैं, ये D1 होता है, ये D2 होता है, साइड तो एक ही होगी ना, तो साइड और डायगोनल में रिलेशन होता है रोम्बस में, बताइए। जैसे आपको ये याद है ना, अच्छी बात है, याद रही पूछो तो बता दो, वैसे ये रिलेशन याद कर सकते हो, बताइए, पता किसी का? देखिए याद रखिएगा, 4 टाइम्स ऑफ साइड का स्क्वायर इज इक्वल टू डायगोनल 1 का स्क्वायर प्लस डायगोनल 2 का, ठीक है। ये लिख लेना, ये आएगा, ये काम नहीं आएंगे, ये जरूर काम आएगा। 4 टाइम्स ऑफ सिर्फ साइड का स्क्वायर इज इक्वल टू डायगोनल 1 का स्क्वायर प्लस डायगोनल 2 का स्क्वायर, दोनों तरफ स्क्वायर, क्योंकि इसके डायगोनल अलग अलग है। हाँ, 4 टाइम्स ये स्क्वायर सिर्फ इस साइड के साथ है, 4 टाइम्स साइड का स्क्वायर इज इक्वल टू डायगोनल 1 स्क्वायर प्लस डायगोनल, मतलब आपको अगर वो डायगोनल डायगोनल दे देगा ना तो डायरेक्टली साइड आप ठीक है ना। अच्छा, रोम्बस पढ़ा आपने, पैरेललोग्राम क्या होता है? Opposite sides are equal, but diagonals are not equal. दोबारा बोलो बच्चे, क्या बोला आपने पैरेललोग्राम? Opposite sides are equal, but diagonals are not equal and intersect each other at 90 degree. बिल्कुल। अच्छा, डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल और नॉट? पैरेललोग्राम में डायगोनल्स इक्वल होते हैं, तो ऑपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल और नॉट? Opposite sides of parallelogram are equal, right? Opposite angles of parallelogram are equal, right? And what is the area of parallelogram? Length into the height, which is 90 degree, and breadth. Right. It's the Altitude length is into altitude. correct. Base into altitude. Correct. Altitude base into altitude होता है। अगर एक ये पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम है, आप इसकी कोई बेस, ये बेस मानो, ये बेस मानो आपकी बेस, तो इस बेस से एक ऑल्टीट्यूड ड्रॉ करना है, ऑल्टीट्यूड हाइट, क्योंकि इसमें हाइट होते नहीं, बेस इनटू हाइट इज द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, ठीक है ना। और अगर हम किसी पैरेललोग्राम को सेंटर से इस डायगोनल में ज्वाइन करें तो ये दोनों ट्रायंगल्स क्या होते हैं? डायगोनल ऑफ ए पैरेललोग्राम डिवाइडेड इनटू टू कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। और कौन सी फिगर बच गई आपकी? रेक्टेंगल, स्क्वायर, रोम्बस, ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम क्या होता है? व्हाट इज द ट्रेपेजियम?
व्हाट इज द ट्रेपेजियम? ऑनलाइन बच्चे कोई बताइए। आशना, साम्या, निखिल, Area of बताइए। trapezium is 1/2 into sum of parallel sides into altitude. करेक्ट। ट्रेपेजियम बिल्कुल फॉर्मूला बिल्कुल सही, बट व्हाट इज द ट्रेपेजियम? Here it's opposite. One pair of parallel sides. One pair of sides are equal. And इक्वल नहीं, इक्वल parallel is. any four-sided figure whose one pair of sides is parallel, है ना? मतलब इस तरीके से ड्रॉ करते हैं, मतलब ये पैरेलल हो सकती है, ठीक है। और एक बड़ी इंपॉर्टेंट छोटी सी लास्ट टाइम बोल रहा हूँ मैं, प्रॉपर्टी है, याद रखना। ट्रेपेजियम जो होता है इसका एक पेयर पैरेलल होता है, राइट, है ना। ये बस मैं छोटा सा लास्ट में 10 मिनट का बता रहा हूँ सारा इंट्रोडक्शन। जो ट्रेपेजियम होता है उसका एक पेयर पैरेलल होता है, बिल्कुल। ट्रेपेजियम के एंगल का कोई रिलेशन नहीं होता है, ट्रेपेजियम में कोई भी साइड इक्वल नहीं होती। लेकिन एक बड़ी इंपॉर्टेंट सी प्रॉपर्टी है, अगर किसी ट्रेपेजियम की ये जो नॉन पैरेलल साइड इक्वल हो जाए, याद रखना, Isosceles trapezium. ट्रेपेजियम की नॉन पैरेलल साइड, तो दीज आर नॉट पैरेलल, अगर नॉन पैरेलल साइड इक्वल हो जाए ना, देन क्या होता है? क्या बोल रहे थे बच्चे, बोलो जरा। Isosceles trapezium. हाँ, उसका नाम होता है आइसोसेलेस ट्रेपेजियम, उसका नाम होता है आइसोसेलेस ट्रेपेजियम। और आइसोसेलेस ट्रेपेजियम की प्रॉपर्टी होती है, देन आप बोल सकते हो कि इस ट्रेपेजियम के जो ऑपोजिट एंगल्स होंगे ना, उनका सम 180 डिग्री। सिंपल ट्रेपेजियम मींस वन पेयर ऑफ साइड इज पैरेलल, बट इफ द नॉन पैरेलल साइड्स ऑफ a trapezium are equal, then it is the isosceles trapezium, and also the sum of opposite angle is 180 degree. That's it. ठीक है, समझ आया क्या लेक्चर? क्लियर था बच्चे? ऑनलाइन Yes, sir. बच्चे आज जो टॉपिक आपको पढ़ाया आई होप आपको समझ आया। ट्रिग्नोमेट्रिक रिलेशन, कुछ क्वेश्चन हम बाकी अगली क्लास में करेंगे, बाकी जो क्वेश्चन किए हैं उसको घर में प्रैक्टिस जरूर करिएगा, ठीक है। क्योंकि जब आपका एनसीईआरटी थोड़ा क्वेश्चन हो जाएगा ना, बेस बन जाएगा, फिर हम अच्छे क्वेश्चन हो जाएंगे तभी, नहीं तो फिर वहां पे चक्कर आना नहीं। किसी को कोई दिक्कत, डाउट? नहीं, ठीक है बच्चे, फिर आज आपसे लेते हैं अलविदा, नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। थैंक यू, टिल देन बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।